A circuit is connected as shown in the figure with the switch S open. हमें इस फिगर में एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट को कनेक्ट किया गया है जिसमें ये स्विच S इनिशियली ओपन है। When the switch is closed, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं। The total amount of charge that flows from Y to X, तो Y से X तक कितना चार्ज फ्लो करेगा ये हमें बताना है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनिशियली क्या हो रहा होगा, स्विच ओपन था तो ये सिंपली इस तरीके से कनेक्टेड था। ये 9 वोल्ट की हमारी बैटरी थी और इस तरीके से, और बीच में एक हमारे पास रेसिस्टेंस का नेटवर्क था। ये कितना कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसका, 3 माइक्रोफेराड। इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 6 माइक्रोफेराड। अब आप गौर करो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में स्विच ओपन है तो इसको मैं कनेक्शन को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये 9 वोल्ट की बैटरी है तो ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 9 वोल्ट। और इस वायर में, इस ब्रांचिंग में कोई रेसिस्टेंस भी नहीं है तो ये इंस्टेंटली ये दोनों कैपेसिटर्स क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। मैं मान लेता हूँ इस पे चार्ज शुरुआत में प्लस क्यू आया, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। मैं दोनों का चार्ज सेम मान रहा हूँ। ये तो आपको पता ही होगा कि कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होती है तो दोनों पे सेम चार्ज होती है, इसलिए मैंने दोनों पे प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू माइनस क्यू मान लिया। अब आप गौर से देखो इस प्लेट को और इस प्लेट को, इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। माइनस क्यू प्लस क्यू 0, इन दोनों प्लेट्स पे टोटल चार्ज 0 है। अब सिचुएशन क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट हो गया और अल्टीमेटली इस ब्रांच से करंट कितना फ्लो करने लगेगा, तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। कैसे, ये 3 ओम हमें दिया हुआ है, ये 6 ओम हमें दिया हुआ है, इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा 9 ओम। 9 ओम बाई 9 वोल्ट बाई 9 ओम करेंगे ओम्स लॉ से तो ये वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। तो ये हमारा 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इस रेसिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, IR। IR यानी कि 3 वोल्ट, 3 इंटू 1, 3 वोल्ट्स की पोटेंशियल ड्रॉप होगी। मैं लिखते चल रहा हूँ, यहाँ पे 3 वोल्ट्स की पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्जर्व होगी और यहाँ पे IR करेंगे तो 6 इंटू 1, 6 वोल्ट्स की पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। अब क्या किया गया कि इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया गया। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिए तो ये दोनों पॉइंट, ये और ये सेम पोटेंशियल पे है। अब क्या होगा कि ये कैपेसिटर जो है वो इनिशियली फुल्ली चार्ज था, इससे करंट तुरंत बस इंस्टेंटली फ्लो करेगा और उसके बाद ये पूरा सर्किट इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, केवल करंट इसमें फ्लो करेगा। लेकिन अब जब कनेक्ट कर रहे हैं इसको, यानी कि S को क्लोज कर रहे हैं, स्विच S को क्लोज कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि हम लोग को इसके अक्रॉस अब पहले से 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था इस पूरे के अक्रॉस, जिसमें से इसके अक्रॉस कितना का मिल रहा था उसकी खैर कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या होगा कि अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट्स का हो जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का होगा और इस दोनों पॉइंट के बीच का 3 वोल्ट होगा, तो इसके बीच का भी 3 वोल्ट होगा इस वायर में, यहाँ से यहाँ तक का। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप भी 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब जब इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है तो इसका चार्ज क्या होगा, आपको पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इस वाले प्लेट पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, मैं उसको Q1 मान रहा हूँ। अब Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36 माइक्रो कूलम। ये यूनिट में माइक्रो भी डालना होगा, हमें यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है यहाँ। ये Q1 जो होगा
36 माइक्रोकुलम आएगा। इस पे +36 होगा, इस पे -36 होगा। सिमिलरली इस वाले के लिए मैं Q2 मान रहा हूँ, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 माइक्रोकुलम। इस वाले पे प्लेट पे +9 माइक्रोकुलम चार्ज होगा और इस वाले प्लेट पे -9 माइक्रोकुलम चार्ज होगा। यहाँ पे +36 माइक्रोकुलम चार्ज होगा। अब ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन में y है, ये पॉइंट हमारा क्वेश्चन में x है। अब हम देखते हैं इस वाले पार्ट को। x पॉइंट्स किस किस प्लेट से कनेक्टेड है, इस प्लेट से और इस प्लेट से। इसका मतलब टोटल चार्ज पहले कितना था इन दोनों प्लेट का मिला के, -q + q 0। अब इस वायर को, स्विच को क्लोज करने के बाद अब कितना चार्ज हो जा रहा है, -9 + 36 यानी कि +27 माइक्रोकुलम इन दोनों प्लेट्स का चार्ज को मिला के होगा, ये स्विच एस क्लोज करने के बाद। तो जाहिर सी बात है ये स्विच एस क्लोज करने के बाद हुआ है। इसी स्विच से ये 27 -9 + 36 = 27, ये 27 माइक्रोकुलम इसी स्विच से होके फ्लो किया होगा। तभी तो इन दोनों पे ओवरऑल, इस पे -9 और इस पे +36 माइक्रोकुलम हो पाया होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये 27 माइक्रोकुलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। y से x तक 27 माइक्रोकुलम करंट चार्ज फ्लो करेगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो टाइम कांस्टेंट होगा हमारा इस सर्किट का वो क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ऑफ आरसी सर्किट जो कि नीचे सभी दिए गए इन माइक्रो सेकेंड। ओके, ये R1 हमारी है, ये R2 है, ये C1 C2 है। ओके, तो ये हमारा पहली सर्किट है, ये दूसरी सर्किट है और ये तीसरी सर्किट है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। सॉल्यूशन जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर आरसी सर्किट जो होता है, आरसी सर्किट का हमारा जो इक्विवेलेंट टाउ होता है, टाइम कांस्टेंट, वो क्या होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। ओके, यही होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बात करें, तो इसकी बात हम लोग करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आर इक्विवेलेंट का अगर बात करें तो हम लोग को देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे क्या है, सीरीज में है और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो रेसिस्टेंस का जो सीरीज होता है वो क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख कर सकते हैं, ये हमारा डायरेक्टली सम हो जाएगी एक तरह से। ओके, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट जो होगा हमारा R1 + R2 होगा और R1 R2 कितना दिया हो, 2 और 1 है यानी 3 ओम कर सकते हैं हम लोग। ओके, अब C इक्विवेलेंट का बात करें तो C इक्विवेलेंट जो पैरेलल में होती है वो डायरेक्टली सम होती है, इसलिए हम लोग कर सकते हैं C1 + C2 जो कि कितना है हमारा 4 और 2 है यानी 6 माइक्रोफैराड। तो 6 माइक्रोफैराड हो गई। अब हम लोग को टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 × 6 माइक्रो सेकेंड यानी कितना हो जाएगा 18 माइक्रो सेकेंड्स। ओके, अब इसमें चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड में हमारा क्या कर रहा है, सेकेंड में हमारा जो ये है दोनों, ये क्या है, कैपेसिटर जो है हमारा सीरीज में है और जो रेसिस्टेंस है वो पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में हमारा क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। ओके, तो ये हम लोगों ने लिख दिया और ये हमारा कितना हो जाएगा, R1 × R2 कितना है हमारा दिया हुआ 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं 2/3 इतना हो। और जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में हमारा क्या होता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो हम लोग लिख सकते हैं कितना इसे, C1 कितना है 4 है और C2 कितना है 2 है, तो 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2। ओके, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड। तो हम लोग अगर टाउ का बात करें तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, तो 2/3 इंटू 4 कितना 3 इक्वल्स टू कर सकते हैं हम लोग 8/9 माइक्रो सेकेंड। ये हमारा क्या था, माइक्रो था, माइक्रो सेकेंड। हमारा सेकेंड भी निकल गई। अब थर्ड का बात हम लोग करते हैं तो थर्ड में हमारा क्या है, ये इक्विवेलेंट में है हमारा, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है और कैपेसिटर भी पैरेलल में है। तो जो सी इक्विवेलेंट हमारा है वो क्या हो जाएगा, सिंपली सम हो जाएगा C1 + C2 कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 था और 2 था
तो हम लोग कितना कर सकते हैं, 4 + 2 = 6 माइक्रोफैराड। अब अगर हम लोग इस पैरेलल रेजिस्टेंस का बात करें तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। कितना वैल्यू दिया गया है इसका R1 और R2 का हमारा, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल चुका है, कितना है 2/3 ओम है। तो हम लोग टाउ क्या कर सकते हैं, टाउ = R इक्विवेलेंट 2/3 × C इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइक्रो सेकेंड। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 18, फर्स्ट 18 होगा, सेकेंड कितना होगा 8/9 होगा, और थर्ड 4 होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर इज चार्ज्ड यूजिंग एन एक्सटर्नल बैटरी। हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है और उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं एक एक्सटर्नल बैटरी की मदद से विथ ए रेसिस्टेंस एक्स इन सीरीज, और उसके साथ सीरीज में हमने एक रेसिस्टेंस जिसकी वैल्यू एक्स है उसको कनेक्ट कर रखा है। द डैश्ड लाइन शोज द वेरिएशन ऑफ LNI। ये जो डायग्राम है उसमें डैश्ड लाइन जो है, ये वाली लाइन, वो LNI की वेरिएशन को शो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये वाली। इफ द रेसिस्टेंस इज चेंज टू 2x, अब रेसिस्टेंस को 2x कर देंगे तो द न्यू ग्राफ विल बी, तो जो नया ग्राफ होगा वो क्या होगा, यानी कि रेसिस्टेंस को हम लोग डबल कर रहे हैं। तो अब आप सिंपल सा चार्जिंग सर्किट का डायग्राम बना के मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है एक्चुअली में। ये एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C है, इसकी वैल्यू R है। अब इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर रखा है। अब क्या होगा, हम लोग अब चार्जिंग का ये इक्वेशन लिखते हैं। चार्जिंग का इक्वेशन क्या हो जाता है, I = I0 e⁻t/RC। यहाँ पे मैं इस EMF की वैल्यू V मान ले रहा हूँ। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है उसी इक्वेशन की मदद से हम LNI और T में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हो, दोनों साइड आप क्या कर लो, लॉग ले लो, ln ले लो। LNI = आप लिख सकते हो ln I0 - t/RC। ये प्रोडक्ट वाला टर्म समेशन में आ जाएगा, फिर ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, ln I = -1/RC × t + ln I0। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया। अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये डॉटेड लाइन दिया हुआ है। ये डॉटेड लाइन में ये जो वैल्यू है ln I0, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्लोप है इस लाइन का वो -1/RC के इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या है, वैसे हम लोग I0 की वैल्यू पता कर सकते हैं। I0 करंट इन द सर्किट एट t = 0, एट टाइम 0 होता है। तो यहाँ पे I0 का वैल्यू जो है वो V/R होगा। t = 0 पे जब चार्जिंग शुरू किया है हमने, तब कैपेसिटर कोई भी करंट का ब्लॉकेज नहीं प्रोवाइड करता है और फुल्ली करंट फ्लो करता है। तो I0 की वैल्यू यहाँ पे V/R होगी। अब वो केस को देखते हैं जब रेसिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स कर दिया गया है। अब क्या होगा कि I0 इनिशियल करंट t = 0 पे जो करंट होगा वो V/2R हो जाएगा, क्योंकि पहले से करंट रेसिस्टेंस अगर R है तो अब 2R है, तो अब ये वैल्यू I0 की V/2R होगी। अब t = 0 पे V/2R करंट जाएगा। वैसे ये R की वैल्यू x दी हुई है तो हम लोग इसको V/2x लिख सकते हैं। यहाँ पे R की वैल्यू x दी हुई थी तो यहाँ पे V/x लिख सकते थे इसको भी। अब इस इक्वेशन को गौर करो आप। इस इक्वेशन में क्या है, ln I = क्या हो जाएगा अब, -1/R के जगह पे 2RC, कैपेसिटर में कोई चेंजिंग नहीं लाया गया है, इंटू t + ln I0 हो जाएगा। अब ये जो I0 है
वो पहले वाले आई नॉट से कम होगा, क्योंकि पहले वाला आई नॉट क्या था, वी बाई एक्स था। अब जब रेसिस्टेंस को डबल कर दिए तो आई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, वी बाई टू एक्स आ गई। तो यहाँ पे आप गौर करो, ये वाली वैल्यू क्या थी, v बाई एक्स, तो v बाई टू एक्स ऊपर तो हो नहीं सकता है, v बाई टू एक्स यहीं पे होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एक्सक्लूड हो गए, छट गए। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक सही होगा। तो अब आप स्लोप पे फोकस करो। स्लोप क्या हो गया, -1/2RC हो गया। पहले स्लोप क्या था, -1/RC। अब क्या हो गया, -1/2RC। तो जाहिर सी बात है, -1/RC जो है वो -1/2RC से छोटा होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, आप एग्जाम्पल पे तौर पे ले लो, -1/2 और -1/4, इन दोनों में कौन छोटा है, तो ये -1/2 छोटा है। ये बस ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन छोटा सा एग्जाम्पल से कर दिया, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब देखो, स्लोप जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं। जब ये लाइन को आप फोकस करो, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो स्लोप क्या होता है, इंक्रीज करता है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी स्लोप क्या होता है, इंक्रीज करता है। ग्राफ में जब भी 0 से पाई तक tan थीटा का वैल्यू इंक्रीजिंग होता है, ये tan जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इंक्रीज करने का मतलब स्लोप जो है वो इधर से इधर की ओर मूव करेगा। तो अभी जो स्लोप है ये लाइन है, तो ये लाइन थोड़ा उठेगा, थोड़ा उठेगा तो स्लोप अब इंक्रीज करेगा। तो स्लोप इंक्रीज करने के लिए ये जो कुछ ऐसा है, कुछ लाइन अब फाइनल होना चाहिए। तो अब इस लाइन के अकॉर्डिंगली देख लो आप, क्यू लाइन जो है वो, ये जो बीच में जो लाइन होता है इसके पैरेलल उससे थोड़ा उठा हुआ है, तो हमारा फाइनल आंसर क्यू सही होगा, क्योंकि इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है इस वाले डॉटेड लाइन से जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, क्यू। The given question is, in the given circuit with steady current, the potential difference across the capacitor is, and the given options are V, V by 2, 2V by 3, and none of these. Okay, now see, and this is the circuit given to us, and we have to find the voltage across this capacitor. So now see, first of all, when we have a steady current flowing through the circuit, there is no current flows through the capacitor, because in the steady state a capacitor gets fully charged and it acts as open circuit. Okay, open circuit, and in the open circuit condition the current flowing is zero, but it will have some voltage. Okay, so let me take this voltage to be plus minus Vc. So this is, I am assuming that this voltage is Vc. Okay, and let me name the points here. So we have this point A, B, C, D, E, and this point to be F. Okay, so now we have 3 loops here. Okay, so let me apply the KVL one by one, and let's find out the value. And from one thing here, see, the current flowing through this branch would be BAFE would be 0. Okay, because this capacitor is open circuit. So if I assume some current I is flowing from here, so it will follow this path I, and it will go from here I, and it will return from this path here only. So no current is going in this branch because capacitor is open circuited. So now let me apply the KVL one by one. Okay, so KVL is Kirchhoff's voltage law, which states that the voltage across each element in a closed loop is 0. Okay, the sum of all the voltages across each element is 0. Okay, so now let me apply the KVL once in loop B, E, D, C, B first. Okay, so let me write the polarities first. We will have the polarities like this. Okay, so now let me start from this potential V. So we have, see, potential is decreasing here from plus to minus, so we will have minus V. Next element is the resistor, and again see, potential is decreasing from plus to minus, so we will have minus I into R. Next element is this resistance, so we can see the potential is decreasing from plus to minus, so we will have again minus I into R.
and next element we have, see, from minus to plus the potential is increasing, so we will have plus 2V and this will be equal to 0. And from here if I find the value of, see, I, we will get minus 2IR plus V equals to 0. So from here we will get I equals to V by 2R, right? So let this be the equation 1. Okay, now let me apply the KVL in the outer loop. Okay, in the outer loop. So let me again write the polarities we have. See, the polarities here would be plus and minus, and polarity for the capacitor is already mentioned. Okay, now if I apply the KVL in the outer loop, so we will get, let me write the outer loop first. We have C, B, A, F, E, D, C. Okay, this outer loop. So we will have here, let me start with the potential 2V. See here, we are going in this direction, okay, in the clockwise manner. So the potential across 2V is increasing from minus to plus, so we will have plus 2V. Next element in this is V, so the potential is decreasing from plus to minus, so there is a decrease in potential, minus V. The potential drop across the resistor would be 0 because the current flowing through resistance is 0. Next would be the capacitor VC, that is again decreasing, so it would be minus VC. And next element we have is this resistor, which is decreasing in potential, so we will have minus IR equal to 0. Okay, so from here we will have 2V minus V would be V minus VC equals to I into R, and the I value is V over 2R multiplied by R. So from here R and R will cancel out and we will get V minus V by 2 equal to VC. So from here we can write VC would be equals to V by 2 volts. Okay, so this is the required potential difference across the capacitor under steady state. Okay, and from the given options we have A, B, C and D. Option B is the correct answer. Thank you. Hello everyone, let's solve the question. The question says, a capacitor C1 of capacitance 1 microfarad and a capacitor C2 of capacitance 2 microfarad are separately charged by a common battery for a long time. The two capacitors are then separately discharged through equal resistance. Both the discharge circuits are connected at time t equals to 0, and then we are given 4 options. We need to find which options are correct. So option 1 is the current in each of the two discharging circuit is 0 at t equals to 0. So let's find it out. So what we are given, that we are given two kinds of capacitors. One has capacitance is equal to 1 microfarad and another has capacitance C2 is equal to 2 microfarad, and both are charged by a common battery. So voltage will be same, initial voltage, and both are discharged by a same resistance, so R will also be same. So we can solve that. So now we want to find the initial current in the circuit. So initial current will be given by V divided by R. So it will be same in both the capacitors because both the capacitors are charged by a common battery, and so initial current will be same because V is same and R is same in the circuit. So option 1 will be correct, but it will be non-zero. Option 2, it gives us option 2 because it will be non-zero. It will be non-zero. So option 2 is correct, that current in the two discharging circuit at t equals to 0 are equal. In both cases I node will be equal, but it will be non-zero. And what else we can find out? Now we are discharging the capacitors, so we know that at time t equals to at any time t, current in the discharge circuit is given by I is equal to I node multiplied by e raised to minus t divided by RC, where RC is the time constant. It is represented by tau
and its value is RC. It is time constant. So now let's calculate time constant for both the capacitors. So for capacitor 1, tau 1 is RC1. What is the value of C1? It is 1 microfarad. So it will give us R into 10 raised to minus 6 second. It has unit of second. And for capacitor 2, tau 2 will be R multiplied by C2. What is the value of C2? It is 2 microfarad. So it will give us R multiplied by 2 multiplied by 10 raised to minus 6 seconds. So we can clearly observe that tau 1 is less than tau 2. So what will happen in this case? So this term will decrease faster for capacitor 1 because tau 1 is less. So we know that, so I is equal to I node multiplied by E raised to t minus tau. So as we increase tau, then this term will decrease. So this will decrease also. So what happens for tau 1? Tau 1 is less than tau 2. So in that case, this will be decreased much faster than capacitor 2. So capacitor 1 will be discharged much faster. Then 2. This will be our final answer. Which option matches this? Option 4. That capacitor 1 loses 50% of its initial charge sooner than C2 loses its 50% of its initial charge. Thank you. Hello everyone, this is our question for today. Let us first read the question. At time t equal to 0, a battery of 10 volt is connected across points A and B in the given circuit. If the capacitors initially have no charge, in what time in seconds does the voltage across them become 4 volts? They are connected in parallel, so the voltage across them will be equal, so we can easily reduce them and our answer will not change. So let us first reduce the circuit across A and B. We can connect a 1 mega ohm resistance since they are in parallel, and we can connect a 1 new farad capacitor between A and B. This will be the effective circuit, and we can write VAB will be equal to 10 volts since the EMF of the battery connected is equal to 10 volts. For our RC circuit, we know that charge with time is given as Q is equal to Q naught into 1 minus e to power minus t divided by RC. This is for charge with time when the capacitor is being charged. Since the battery is connected here, the expression for charging will be used. Now we know that V capacitor is equal to Q divided by C. So here we'll write V is equal to V naught, which is the EMF, into 1 minus e to power minus t divided by RC. We get this after dividing this expression by C. Now we want to find at what time will the voltage become 4 volts. So final V will be equal to 4 and V naught is equal to VAB, which is equal to 10 volts into 1 minus e to power minus t by RC. We cancel this, we get 0.4 and 0.4 minus 1 is equal to 0.6. We can write 0.6 here is equal to e to power minus t divided by RC. Taking log, we'll get ln of 6 by 10 is equal to minus t divided by RC. R is equal to 1 mega ohm or 1 into 10 to power 6 ohms, and
C is equal to 1 new farad, or 1 into 10 to power minus 6 farad. Putting these values here, we'll get ln of 3 by 5 is equal to minus t divided by, multiplying these, we'll get a 1 here. It will be ln, and minus sign gets cancelled first of all, so t will be equal to ln 3 minus ln 3 plus ln 5. Or we have been given the values of ln 5 and ln 3, which is equal to, so we take the difference, 1.6 minus 1.1. Therefore, the time interval will be equal to 0.5 seconds. This will be the answer to our question. Thank you. Hello. So the question is, in the given circuit, switch S is closed. So basically, very first, if this is closed and at the time t equals 0, understood? Now, here the charge q on the capacitor at any instant t is given by q equals qt equals, here this is q naught 1 minus e inverse alpha t, and we have to find what? We have to find the value of the q naught very first and the alpha in terms of the given parameter as shown in the figure. Understood? So basically we have to find the q naught and the alpha. Understood? So basically, very first, if I'm talk about this question, we have given the value of the charge, which is q equals q naught 1 minus e to the power minus alpha t, and we know that this alpha can be written as basically 1 upon tau, and that is equivalent. Okay, this is just inversely proportional to the time equivalent. Understood my point? So now here let us say in the very first, here according to diagram, let's say if we talk about that at any time t equals infinity, at any time t equals infinity, according to this equation, so the charge q will be equals to q naught. At any time t equals infinity, the charge q equals q naught. Understood my point? Now here we are talking about the steady state basically. So when we are talking about the steady state, so in the steady state, that current will not flow through this capacitor. So this will be short from here. Here there is no current will flow. From this, if the I current is flown, so it will flow from this to this one. Okay, from this circuit I will flow. Here there is no current is flown. If we are talking about in a steady state, so generally in a steady state there is no current is flown in the capacitor. Understood my point? So from this you can cancel out and you can say from this battery I current will flow from the R1 resistance to the R2 resistance, and it will complete its circuit, something like this. Understood? Okay, and at t equals to infinity we have find that q equals q naught. Okay, now we know that if it is so we can find the current from this. So you can say this, the I equals to written as V upon R1 plus R2. I can be written as V upon R1 plus R2 because I equals to V by R, and R is R equivalent. Understood the point? Okay, so now, and the potential difference can be also measured to the point here. Let's say this is point A and let's say this is point B. You can measure the potential difference across this capacitor, that is to be denoted by VAB, and it can be written as, that we know here, it can be written as I into R2. I into R2 is the potential difference. So finally this potential difference VAB, you can write it as this I is V upon R1 R2. So it is V R2 divided by R1 plus R2 by using the I value into this. So this is potential across A and B. Okay. So now in a steady state, let us try to find the charge value Q naught. Okay. So in a steady state, let us try to find the charge value Q naught can be defined as C into VAB across this capacitor. And now we have find that the VAB is, so you put the value of VAB, VR2 divided by R1 plus R2.
this is the value of the Q naught. Okay, you got the first answer accordingly. This is the value of the Q naught that we have basically. Understood? Now, here we have given according to question as is closed this here let us try to short the circuit and remove the battery from this. Okay, what I'm trying to do here, short the circuit means what? Remove battery. Okay, so if you remove the battery and short the circuit or the short the circuit will be represented as, now this is resistance R1, here we have capacitor C, this is point A, this is point B, and here the another resistance, that is R2. Okay, so circuit will be something like this. Okay, as you can see this R1 and R2 are parallel with each other, so you can write it as, this is capacitor C and this is R equivalent here, and the value of the R equivalent is R1 R2 divided by R1 plus R2. This is capacitor C, this point is A, this terminal is B. Understood the point? Okay, so from this if I have to find the tau, so we know that the tau equivalent can be written as how? It can be written as R into C, whereas R is R equivalent and C is C equivalent. So let us put the value of the R equivalent here. So it can be written as R1 R2, here R1 R2 divided by R1 plus R2 multiply with the C. Understood? This is the value of the tau equivalent, and basically we have to find what? We have to find the alpha. So let us, alpha is, we know that alpha, as I told you earlier, alpha is 1 upon tau equivalent. So let us put the value. So finally you will get the alpha equals, just reciprocal the terms. So here R1 plus R2 divided by R1 R2 multiply with C. This is your answer for the alpha. Thank you. Hello students. So the question says a leaky parallel plate capacitor is filled completely with a material having dielectric constant K equals to 5 and electrical conductivity sigma is given 7.4 into 10 to the power minus 12 per ohm per meter. If the charge on the capacitor at an instant t equals to 0 is Q equals to 8.55 microcoulomb. That means the initial charge here is given. Then calculate the leakage current at the instant t equals to 12 seconds. Okay, so we know we'll find the time constant from here. That will be tau equals to RC. R is okay. So R is rho d upon A into C is K, that is the dielectric constant, epsilon naught A upon B. So D will be cancelled, A and A will be cancelled. We'll get rho K epsilon naught. From here we'll put, now we also know that rho is 1 upon sigma. So we'll put the value 1 upon 7.4 into 10 to the power minus 12 into 5 into 8.85 into 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 will get cancelled and we'll get tau, that is the time constant, as 5 into 8.85 upon 7.4. That is approximately equals to 6 seconds. Then we'll calculate I naught. That will be Q naught upon C upon R, or the time constant. That is Q naught upon RC. 8.85 microcoulomb. So here it's given 8.85 in the question. On we've calculated RC, that is 6. That will be approximately 1.425
ampere. From here we'll calculate I equals to, the formula is I equals to I naught e to the power minus t upon tau. So t is given 12 seconds. That will be 1.425 into e to the power minus 12 by 6. Now 1.425 upon e to the power 2. Final answer will be 0.193 microampere. हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारा क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट हमको कौन सा ऑप्शन सही है ये निकालना है, ठीक है। द करंट थ्रू बैटरी, हमको बैटरी के थ्रू करंट निकालना है, पी और क्यू का पोटेंशियल निकालना है कितना होगा, ठीक है। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, ये इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये रेजिस्टेंस को एक साइड यहाँ पे इस पूरे ब्रांच को एक ही साइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा कि मान लो यहाँ पे ये 20 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस मान लो ये 1.5 ये बैटरी वाला, ठीक है, और ये 20 वोल्ट है, ठीक। अब ये जो है हमारा ऊपर वाला जो था इसको नीचे लिख दिए, ठीक है, और ये हमारा पहले से तो था ही, इस टाइप से लिख दिए, ठीक। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा क्या था, ऊपर में ये 3 ओम था, यहाँ पे 3 ओम और ये 2 ओम, तो ये 3 ओम और ये 2 ओम, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट P हो गया, और ये पॉइंट Q हो गया, ये हमारा कितना था 2 ओम और ये 3 ओम, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे अगर देखें तो R इक्विवेलेंट हमारा बैटरी के क्रॉस क्या आ जाएगा, तो ये 3 हमारा 3 और ओम और 2 ओम 5 ओम हो गया, और 3 ओम और 2 ओम 5 ओम हो गया, ठीक है। और ये दोनों 5 हमारा क्या हो गया, दोनों पैरेलल में है, तो ये 2.5 ओम हो गया, और उसके साथ सीरीज में आ गया 1.5, 2.5 प्लस 1.5, ये कितना हो गया हमारा 4 ओम, ये R इक्विवेलेंट हो गया। तो हमारा करंट थ्रू बैटरी हमारा क्या हो जाएगा, ये V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 20/4 यानी 5 एम्पियर हमारा करंट थ्रू बैटरी हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन बी और सी और डी देखते हैं, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे बात करें तो हमारा यहाँ मान लेते हैं कि हमारा 0 वोल्ट है, ठीक। तो ये हो गया हमारा 20 वोल्ट पे, ये हो गया 20 वोल्ट पे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे Vp, तो 20 माइनस Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू I1, इसमें अगर करंट मान लिए I1 और इसमें मान लिए I2, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम I1 और ये मान लेते हैं I2, और I1 I2 इक्वल होगा क्योंकि 3 to 5 यानी यहाँ पे 5 ओम इसमें और 5 ओम इसमें, तो ये दोनों इक्वल होगा यानी 2.5, जहाँ की I1 और I2 इक्वल हो जाएगा, I1 और I2 इक्वल होगा, और कितना होगा टोटल का हाफ हो जाएगा, हाफ बट जाएगा, तो 2.5 एम्पियर दोनों में करंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया, तो Vp हमारा क्या आ जाएगा, Vp आ जाएगा हमारा 20 माइनस 3 इंटू I1 का वैल्यू 2.5 है, ठीक है। तो ये 7.5 हो गया यानी 12.5 ये हो गया, ये इतना वोल्ट हो गया Vp। और Vq के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा 20 वोल्ट पे ही है, ये पूरा 20 वोल्ट माइनस Vq, तो 20 माइनस Vq इक्वल टू क्या है 2I1। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि Vq इक्वल टू क्या आ गया 20 माइनस 2I1 का वैल्यू 5 है यानी 15 वोल्ट, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा Vq जो है हाइयर पोटेंशियल पे, तो Vq जो है हमारा Q इज हाइयर पोटेंशियल देन P हो गया, और कितना हाई है 2.5, तो ये हमारा 2.5 हाई है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड डी, ओके। Here the question is, a part of a circuit is steady state along with the current flowing in the branches. The value of resistance etc is shown in figure. Calculate the energy stored in the capacitor. So here we have to find the energy stored in the capacitor. So capacitor in between P and Q branch. Okay. So first here let us suppose this is a 2 ampere current at this junction P. So here, and 1 ampere is also coming. So here 3 ampere current will flow in the branch P and S, and here the 1 ampere current will flow. So
as we know that the energy stored in the capacitor is U is equals to 1/2 C V square, where C is the capacitor and V is the voltage. Okay, so the next is, first we find, this is a formula, so first we find the voltage, that is Vp minus Vs. So Vp and Vs is equals to 6, because resistance 5 ohm and 1 ohm are in series, so add these, that is 6 into the current is 3 ampere, that is 3. So we get voltage of 18 volt. Now the next is Vs minus Vq, right? Vs minus Vq. So here the resistance is 2 ohm and the current is 1. So here the voltage is 2 volt. Now we add these two, so we get Vp minus Vs plus Vs minus Vq. So it is 20 volt and Vs cancel. Now finally Vp minus Vq is equals to 20 volt. Okay, 20 volt. Now put these thing into the formula. So U is equals to 1/2 C, that is 4 into 10 to the power minus 6, and voltage V 20 to the square. So here 2 into 10 to the power minus 6 into 400. So final answer is 800 into 10 to the power minus 6. This is our final answer. Thank you. हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम रजिस्टर, यानी कि 2 ओम रजिस्टर है, इसमें जो स्टेडी स्टेट करंट आ रही है वो कैलकुलेट नहीं है। सोन इन द सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है वो निग्लिजिबल, यानी कि 0 मान सकते हैं। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर सी इज 0.2 माइक्रोफेराड है। यहाँ पर गिवन है कि जो कंडेंसर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 0.2 माइक्रोफेराड है। और यहाँ पर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी का क्या है, 0 मान सकते हैं हम, 0 ओम। तो अब हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं कि इसमें करंट है जो फ्लो हो रही है जो I1, और 3 ओम में रजिस्टर में I2 एंड कैपेसिटर में I3, एंड टोटल करंट है जो I करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर ये 2.8 ओम रजिस्टर है। तो अब हमें क्या निकालना है, I1 करंट की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर है, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट का मीनिंग है कि कैपेसिटर से जो करंट गुजर रही है वो 0 हो जाएगी, यानी कि I3 बराबर 0, यानी कि कैपेसिटर से कोई भी करंट पास नहीं होगी। तो अब हम क्या सर्किट को रिड्यूस करके लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 ओम रजिस्टर एंड 3 ओम रजिस्टर, एंड सीरीज में हो जाएगा किसके साथ में, 2.8 ओम रजिस्टर के साथ में। और ये हो जाएगी बैटरी हमारी 60 वोल्ट की। ये हो गया 60 वोल्ट, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 ओम, ये 3 ओम, यहाँ पर करंट जा रही है जो I1, यहाँ पर करंट जा रही है जो I2, एंड ये हो गया 2.8 ओम, और ये टोटल करंट। अब हमें निकालनी है I1, तो I1 के लिए पहले निकालते हैं हम I की वैल्यू क्या होती है। अब हम जानते हैं V बराबर में क्या होता है IR। यदि हमें वोल्टेज पता है, करंट निकालनी है, तो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब इस सर्किट का सिंबल क्या निकालना, R इक्विवेलेंट। हमें पता है कि यहाँ पर 2 रजिस्टर है, 2 ओम एंड 3 ओम, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 ओम एंड 3 ओम का कितना जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो R इक्विवेलेंट की कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 1.2 ओम। लेकिन इसके साथ में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है कितना, 2.8 ओम। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कर देते हैं।
यहाँ पर बैटरी कितनी है 60 वोल्ट की, ये हमारी बैटरी हो गई 60 वोल्ट, ये हो गया 1.2 ओम, ये हो गया 2.8 ओम। यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है जो आई, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट डैश। आर इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आएगी जो आएगी 1.2 ओम एंड 2.8 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन। हमें पता है रजिस्टर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1.2 ओम प्लस 2.8 ओम कितने हो जाएंगे 4 ओम, तो इसकी वैल्यू जाएगी 15 एम्पियर। यानी कि करंट है, टोटल करंट वो है 15 एम्पियर। अब ये हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है I1। I1 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 बराबर में I है, तथा I1 है जो 2 ओम ब्रांच में जा रही है एंड I2 है जो 3 ओम ब्रांच में जा रही है। अब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V बराबर IR होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज है जो क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टर के। तो मुझे क्या निकालना I1, तो मैं निकालूंगा I1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डिवाइडेड इनटू टोटल करंट। अब हमें पता है कि इसको सिंपली करेंगे तो कितना आ जाएगा R2/R1 प्लस R2। टोटल करंट की वैल्यू पता है 15 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 ओम एंड R1 की है 2 ओम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ओम 2 ओम प्लस 3 ओम इंटू टोटल करंट कितनी है 15 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू 15 डिवाइडेड, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 9 एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर है। थैंक यू वेरी मच। In the diagram shown, find the potential difference between the points A and B and between the points B and C in the steady state. So the points A and B are here, B, A and B, and B and C. We have to find the potential difference between them. So to find the potential difference between them, what I can do is I can calculate how much charge is being stored between the capacitors that are between these 2 points, and then multiply the net capacitance of the capacitors that are between these 2 points to find the potential difference. So to begin with, I need to find out the total charge on this that will be stored in this arrangement. So for that, I will start by finding out the net capacitance of this circuit. So these 2 capacitors of 3 microfarad, they are in parallel, which means their capacitance C1 will be simply 3 plus 3 is equal to 6 microfarad. Similarly, these 2 capacitors of 1 microfarad are also in series. That means their net capacitance will also be 1 plus 1 is equal to 2 microfarad. Now, this arrangement of these 3 microfarad capacitors and these 1 microfarad capacitors, they both are in series with each other. So that means their capacitance C3 will be equal to C1 C2 upon C1 plus C2, which is equal to 12 upon 8, which is equal to 3/2 microfarad. And this entire arrangement, this entire upper branch of 3 microfarad and 1 microfarad capacitors is in parallel with this capacitor of 1 microfarad, which means the net capacitance C net becomes C3 plus 1 microfarad is equal to 3/2 plus 1 equals to 5/2 microfarad. So the net capacitance of the circuit is 5/2 microfarad. Now we know that C is equal to Q by V, which means Q net in the circuit is equal to net capacitance of the circuit multiplied the voltage applied. C net we just figured out is 5/2 microfarad, that is 5/2 into 10 raised to the power minus 6 farad multiplied by the potential difference, which is given as 100 volts. So multiplied by 100, that gives us 250 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, which means 250 microcoulombs. So the net charge in the circuit is 250
microcoulombs. Now, let's draw the circuit once again, or rather, let's look at the circuit once again. So in this circuit, as we did earlier, or as we discussed earlier when we were calculating the net capacitance, this branch is in parallel with this branch. I can show this clearly if I redraw this circuit in a different manner. So this is the capacitor of 1 microfarad, and these are the capacitors of 3 microfarad each. This is point B. These are the capacitors of 1 microfarad each, and they are connected like this. This is point A, this is point C. So as we can see, this entire branch, or this capacitor of 1 microfarad, is in parallel with this entire branch, which means this net charge will be distributed amongst these two branches equally. So that means if the charge in the upper branch is Q1 and the charge in the lower branch is Q2, then Q1 should be equal to the capacitance of the upper branch, which will be C3. So C3, and since these two branches are in parallel, the potential difference will still remain the same, that is equivalent to the potential difference due to the battery, so 100 volts, which means Q1 is equal to 3/2 into 100, which is equal to 150 microcoulomb. Now, since this arrangement or this setup of two parallel capacitors and this setup of two parallel capacitors, they both are in series, so the charge Q1 will be equal in both of them. That means the charge in this setup, which has a capacitance of C1 is equal to 6 microfarad, C1, and this is C2. So the charge in C1 will be equal to Q1 because C1 and C2 both are in series, and Q1 is the charge that is flowing through this branch. So the potential difference between A and B, since between this point A and between this junction there is no other electronic device, so I can move this point A right to the junction. So the potential difference between A and B will be equivalent to the potential difference of this setup of capacitors or this arrangement of capacitors. So the potential difference VAB can be written as charge Q1, because charge Q1 is the charge that is flowing through this setup, divided by the capacitance, which is C1, which is equal to 150 upon C1, which was equal to 6, which is equal to 25 volts. So potential difference between AB is equal to 25 volts. Similarly, the potential difference between BC, I can move this point C right to the junction. So the potential difference between BC will be equal to VBC will be equal to the charge divided by the equivalent capacitance between them, which is C2. So Q1 is 150 microcoulomb. So 150 divided by C2,
and the value of C2 we calculated as 2 microfarad. So 2 microfarad, which gives me 75 volts. VBC is equal to 75 volts.